Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams and I Pragya Pandey welcome you all. आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, बट रिजल्ट्स भी आ चुका है, कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन भी कर लिया है। ऐसे में सभी यहाँ पर चिंतित हैं, क्या करें क्या ना करें, क्या तैयारी की जाए क्या ना की जाए। गवर्नमेंट जॉब्स की अगर प्रिपरेशन करनी है तो कैसे करेंगे। इसके लिए राउज अकेडमी लेकर आ रहा है 1 महीने का कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट करियर काउंसलिंग बैच, जिसकी शुरुआत हो रही है 10 जून 2024 से। लिमिटेड सीट हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी सीट यहां पर बुक कर सकते हैं। इट इज़ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट करियर काउंसलिंग बैच, जहां पर आप स्वयं अपने माता पिता के साथ भी आ सकते हैं, सो दैट दे विल बी हैविंग अ नॉलेज कि आपको अगर गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है तो कैसे होगी, क्या तैयारी होगी, किस तरीके से चीज़ों को बिल्ड किया जाना है। चलिए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बुद्ध पूर्णिमा की। देखिए, हम बात कर रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा, जिसे हम इस साल 23 मई को यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है। वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है इसको, और इसे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि गौतम बुद्ध, जो कि बुद्धिज्म के हमारे फाउंडर कहे जाते हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी, साथ ही साथ इसी दिन इनकी अगर हम बात करें तो महापरिनिर्वाण या एनलाइटनमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए वैशाख को 1999 में यहाँ पर यूएन ने डेजिग्नेट किया इस दिन को, ताकि एक्नॉलेज किया जा सके गौतम बुद्ध के कंट्रीब्यूशन को बुद्धिज्म को इस सोसाइटी को लेकर। इसी को ध्यान में रखते हुए इसे कई बार हम ट्रिपल ब्लेस्ड डे भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे गौतम बुद्ध हैं इनका बर्थ भी इसी दिन हुआ था, एनलाइटनमेंट भी वैशाख पूर्णिमा पर हुई थी और महापरिनिर्वाण भी आपको इसी दिन देखने के लिए मिला था। बुद्ध पूर्णिमा की बात करते हैं तो फुल मून नाइट यहाँ पर होता है ये, और यूजुअली अगर आप देखेंगे तो इसे हॉलीडे की तरह इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत सारे डिवोटी जो हैं महाबोधि टेम्पल को विजिट करते हैं, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और बोध गया में लोकेटेड है। बोधि टेम्पल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि माना जाता है कि गौतम बुद्ध को जो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो इसी स्थान पर हुई थी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कंबोडिया, म्यांमार एंड लाओस इमर्ज एज द ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम्स। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की अगर हम बात करें तो ये वेरी करते हैं कंट्री टू कंट्री में, बट जनरली अगर हम बात करें तो इनके अंतर्गत इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे प्रॉपर्टी ऑफेंस, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, करेंसी वायलेशन, इंटिमिडेशन, प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग, ट्रैफिकिंग, आर्म्स, एंटिक्विटीज़ की चीज़ें देखी जाती हैं। इसके अंदर बहुत सारे पार्टिसिपेट होते हैं जो लीगल इकोनॉमी के थ्रू इलीगल कॉम्पिटिटिव मीन्स जैसे एक्सटॉर्शन करना और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट करना, इन गलत एक्टिविटीज़ के थ्रू इन्हें शामिल किया जाता है। ऐसे में रिसेंटली हाफ ऑफ द फाइनेंशियल फ्रॉड्स की अगर हम बात करें, जिनको इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है, जब इनके ओरिजिनेशन को यहाँ पर ट्रेस किया गया तो पाया गया ये 3 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज म्यांमार, कंबोडिया और लाओस से जनरेट हो रहे हैं। जितनी भी वेब एप्लीकेशंस की आप बात करें विच यूज टू कमिट द फ्रॉड्स आर रिटन इन आइदर चाइनीज लैंग्वेज। ठीक है, सबसे ज़्यादा जिस लैंग्वेज का यहाँ पर प्रयोग किया गया है वो केवल और केवल चाइना की भाषा का प्रयोग किया गया है। इससे आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही क्लियर कनेक्शन हमें देखने के लिए मिल सकता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने 1776 करोड़ रुपए यहाँ पर खोए हैं, राइट। इससे ज़्यादा भी अगर आप बात करेंगे 90,000 के आसपास फाइनेंशियल क्राइम इंडिया में यहाँ रजिस्टर किए गए हैं। जैसे चाहे आप डिजिटल अरेस्ट की बात करें, स्टॉक मार्केट स्कैम की बात करें, इन्वेस्टमेंट स्कैम की बात करें, या फिर रोमांस और डेटिंग स्कैम्स की बात करें, ये सारे के सारे आपको स्कैम्स कहाँ पर देखने मिले हैं, भारत में देखने मिले हैं, जिनका कनेक्शन आपको कंबोडिया, म्यांमार, लाओस से देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं साइबर सिक्योरिटी में। जैसे हम बात करें नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, या फिर साइबर स्वच्छता केंद्र की हम बात करें, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर या डिफेंस साइबर एजेंसी की बात करें, तो ये सारी के सारे सेक्शन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। क्योंकि जब हम इन 3 कंट्रीज़ की बात करें, मैं गोल्डन ट्रायंगल को यहाँ पर नहीं भूलना चाहिए। साउथ ईस्ट एशिया अपने प्रोडक्शन ऑफ इलिसिट ड्रग्स के लिए जाना जाता है, पर्टिकुलरली ओपियम, और ये 3 एरिया
म्यांमार, लाओस और थाईलैंड को ही हम गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, वो कंट्रीज जो ओपियम प्रोडक्शन यहाँ पर करती हैं। चलिए, ऐसे में काउंट किया जाता है इसी के अलावा कि गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में इंडिया यहाँ पर सफ़र कर रहा है, जहाँ पर आपके ऊपर यहाँ गोल्डन ट्रायंगल है जो कि बनता है आपकी 3 कंट्रीज विच इज़ द अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के साथ। उसी के साथ यहाँ पर गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में इंडिया यहाँ पर सफ़र करता है बिकॉज ऑफ द इलीगल एक्टिविटीज़। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए, रिसेंटली कुछ 3 रिसेंट जुडिशियल डिसीजंस की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं अटैक है सुप्रीम कोर्ट लेजिटिमेसी की, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं अलग अलग सेक्शंस की। रिसेंट जो जुडिशियल डिसीजन हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसके अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना, बेल दे देना प्रोमिनेंट फिगर्स को, या फिर आप बात करेंगे तो ऐसी सारी चीज़ों ने एक स्पार्क, एक डिबेट यहाँ पर क्रिएट किया है अबाउट द कोर्ट्स इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिवनेस अमिड्स एलिगेशंस ऑफ एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस एंड ऑनलाइन अटैक्स ऑन इट्स लेजिटिमेसी। चलिए, समझते हैं कि इन्फ्लुएंस क्या है, ऑनलाइन अटैक ऑन लेजिटिमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्या क्या हमें देखने मिलता है। पहली बात, ऑनलाइन अटैक्स ऑन लेजिटिमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो इसको यहाँ पर कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रस्ट यहाँ पर हो रहा है, जिसकी वजह से अथॉरिटी और इफेक्टिवनेस में कमी आ रही है। इसी के अलावा एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस या फिर हम एक परसीव्ड इन्फ्लुएंस की बात करें तो ये भी यहाँ पर हमें जाता हुआ दिख रहा है, जिसमें इंडिपेंडेंसी और इम्पार्शियलिटी ऑफ जुडिशरी कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स एबिलिटी टू डिलीवर जस्टिस की बात की जा रही है। कोई भी इरोजन जो सुप्रीम कोर्ट की लेजिटिमेसी के लिए यहाँ पर बात कर रहा है, इट पोजेज अ थ्रेट टू रूल ऑफ लॉ, जिसकी वजह से जो फाउंडेशन है इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का, ये भी यहाँ पर आपको बिगड़ता हुआ देखने मिल सकता है। इसी के कारण फियर ऑफ ऑनलाइन बैकलैश हो सकता है, एग्जीक्यूटिव प्रेशर यहाँ पर हो सकता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कोर्ट की जो एबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की, ये भी हैम्पर हो सकती है। सो करना क्या होगा, कहीं ना कहीं हमें प्रिजर्व करना होगा जुडिशियल इंडिपेंडेंस को, सेफगार्ड करना होगा एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस को या प्रेशर को, और ये ध्यान देना होगा कि जजेस यहाँ पर रूल ऑफ लॉ को आसानी से कर सके विदाउट द फियर और इवन विदाउट द फेवर। अलॉन्ग विद दैट एक इम्प्लीमेंटेशन लाना होगा, मेजर लाना होगा, ताकि काउंटर किया जा सके ऑनलाइन अटैक्स को, और जो मिस इन्फॉर्मेशन, जो मिस कैंपेनिंग्स यहाँ पर चलती हैं लेजिटिमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट को लेकर, उनको हटाया जा सके। इसके लिए फैक्ट चेकिंग इनिशिएटिव, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स लगाना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना ज़रूरी है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर करने होंगे, प्रोसीडिंग्स करनी होंगी, ताकि एक जो पब्लिक का ट्रस्ट है या अकाउंटेबिलिटी है उसे मेंटेन किया जा सके। अलॉन्ग विद दैट हमें साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को प्रोएक्टिव बनाना होगा, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल ऑफिशियल्स फ्रॉम द ऑनलाइन एंड साइबर थ्रेट अटैक्स। अलॉन्ग विद दैट हमें इन्हेंस करना होगा सिविल एजुकेशन प्रोग्राम्स को, ताकि हम एजुकेट कर सकें पब्लिक को अबाउट देयर रोल, इम्पॉर्टेंस, या फिर जो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जो डेमोक्रेटिक राइट्स हमें देखने मिलते हैं, इसको। अलॉन्ग विद दैट एक प्रोफेशनल एथिक्स की बात करें तो वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, लीगल प्रोफेशनल जजेस कैसे होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैसे काम करेंगे, सो दैट इसके साथ हम इस पूरे के पूरे मैटर्स को मेंटेन कर सकें। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। एक बड़ा ही चिंता का विषय है जब हम बात कर रहे हैं डिक्लाइनिंग वोटर्स इन 2024 इलेक्शन। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, क्योंकि जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट हो जाता है लोकसभा, सबसे बड़े चुनाव आपको देखने मिलते हैं। और अगर हम पिछले साल के 2019 के चुनावों के मुकाबले यहाँ पर बात करें तो कहीं ना कहीं वोटर टर्नआउट परसेंटेज यहाँ पर कम रहा है। ग्रोइंग कंट्री है इंडिया, आप देखिए, जनरली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप जीडीपी आपकी बढ़ रही है, पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ जो हमारा वोटर टर्नआउट है ये भी बढ़ना चाहिए। बट कहीं ना कहीं कंडीशन ऐसी हो रही है कि इनका एक एनालिसिस हमें देखने मिला कि वोटर परसेंटेज कम है। एक एनालिसिस किया गया 427 कॉन्स्टिट्यूशंस में अंटिल फेज 5 ऑफ द 2024 इलेक्शन, और पता चला कि टोटल वोटर्स जो हैं ये डिक्लाइन हुए हैं, लगभग 27% का एक डिक्लाइन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गया है, राइट, कंपेयर टू 2019। कंपैरिजन करें अगर हम अलग अलग जगह का, तो 5th फेज 2024
तक की अगर हम बात करें तो देयर वर 4% इंक्रीज इन टोटल वोटर्स कंपेयर टू 2019, सिग्निफिकेंटली लोअर देन द 12% इंक्रीज ऑब्जर्व द सेम इन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज बिटवीन 2014 एंड 19। ऐसे में एक कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक प्रॉब्लम आपको देखने मिल रही है। पॉसिबल एक्सप्लेनेशन माना जा रहा है कि ये जो डिक्लाइन है टोटल वोटर्स में, दैट कुड बी एट्रीब्यूट टू द सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द वोटर्स टर्नआउट रादर देन डेमोग्राफिक फैक्टर्स, पॉपुलेशन डिक्लाइन या इंक्रीज एमिग्रेशन की बात करें। ये जो सडन ड्रॉप है ये कहीं ना कहीं प्रश्न भी यहाँ पर उठा रहा है कि क्या ये जो रिडक्शन है ये पार्टिसिपेशन कम था या फिर लोग मजबूरीवश यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। ऐसे में आर्टिकल क्वेश्चन कर रहा है कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर आप बात करेंगे तो 2019 के मुकाबले में ये जो रिडक्शन है, ये जो वोटर्स टर्नआउट रेट है, ये कम कैसे हो गया। सो इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक डेमोग्राफिक एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है ताकि जस्टिफाई किया जा सके एक सडन ड्रॉप आउट इन दिस रेट, राइट। सो कंक्लूजन यही है कि ये जो डिक्लाइन है इसको यहाँ पर हमें हटाना होगा और लोगों को आगे आकर इसके लिए कार्य करना होगा, बिकॉज हम इसके पहले भी इस तरीके के आर्टिकल्स को कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सो आई एम नॉट गोना पुट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बात करते हैं आरबीआई टू ट्रांसफर 2,1874 crore surplus to the center to the financial year 2024। देखिए इस समय इंडिया को एक विंडफॉल गेन यहाँ पर मिला है फॉर द सेंटर। एक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनको एक बहुत अच्छा सरप्लस इन्होंने यहाँ पर कलेक्ट किया और दिस दे आर गोइंग टू ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आरबीआई इतना सरप्लस जनरेट करता कैसे है। तो देखिए सरप्लस वही है जो कि खर्चों और सारी चीज़ों के बाद जो एक एडिशनल अमाउंट बनता है इसे हम सरप्लस बोलते हैं। सो आरबीआई की इनकम यूजुअली डिपेंड करती है डोमेस्टिक और फॉरेन सिक्योरिटीज़ पे, कमीशंस जो होते हैं, फीस जो यहाँ पर लगाई जाती हैं, प्रॉफिट जो फॉरेक्स से यहाँ पर मिलता है या जो सब्सिडीज़ या एसोसिएट्स पर रिटर्न मिलता है वहाँ पर आरबीआई अपनी इनकम करता है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो नोट्स को छापना, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें या बोरोइंग्स की बात करें, सैलरीज या पेंशन्स की बात करें, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस की बात करें या फिर कंटिजेंसी और डेप्रिसिएशन की बात करें तो यहाँ पर आरबीआई अपने खर्चे भी करता है। सो एक थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है आरबीआई की इनकम और एक्सपेंडिचर सरप्लस में। सेंट्रल बैंक यहाँ पर ट्रांसफर करता है अपने सरप्लस को गवर्नमेंट को अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोल ओनर होती है इंडियन सेंट्रल बैंक की, आरबीआई की। सो द गवर्नमेंट कैन मेक अ लेजिटिमेट क्लेम टू इस सरप्लस क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो ओनर है दैट इज द गवर्नमेंट। ऑल्सो बाय वर्च्यू ऑफ द रोल एज द मैनेजर ऑफ द कंट्री करेंसी, आरबीआई ये जितना भी सरप्लस यहाँ पर जनरेट करती है जितनी भी जगह से उन सभी को यहाँ पर ये ट्रांसफ़र कर देती हैं गवर्नमेंट को। सो एक टेक्निकल कमेटी होती है आरबीआई बोर्ड की जिससे YH मैलेगाम अभी अगर हम बात करें 2013 में जो यहाँ पर इस पोस्ट पर बैठे हुए हैं जो यहाँ पर रिव्यू करते हैं और जो भी सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको यहाँ पर गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं बिम्स्टेक गेट्स लीगल पर्सनैलिटी आफ्टर चार्टर कम्स इनटू फोर्स। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं दैट विल नाउ बी ओपन टू द न्यू मेंबर्स एंड ऑब्जर्वर्स आफ्टर a historic first charter of the grouping came into force on May 20th। क्या पढ़ना है हमें, हम सीधा बात करेंगे बिम्स्टेक के बारे में। देखिए बिम्स्टेक की एक हिस्ट्री हमें जानना ज़रूरी है। एक इकोनॉमिक ब्लॉक है जो 1997 में यहाँ पर आया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ। इनिशियली से फॉर्म किया गया था 4 मेंबर्स विच इज़ दी बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। 1997 में ये यहाँ पर बना था, बाद में नेपाल इसका ऑब्जर्वर स्टेट बना 1998 में और लेटर ऑन ये इसका फुल टाइम मेंबर भी बनेगा अलॉन्ग विद भूटान इन 2004। अब वर्तमान समय अगर हम बात करें तो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान इसके मेंबर आपको देखने मिलेंगे। परमानेंट सेक्रेटरीट की बात करें तो ये इसका परमानेंट सेक्रेटरीट हमें ढाका बांग्लादेश में मिलेगा जिसका मुख्य उद्देश्य है जो ऑनस्लॉट है ग्लोबलाइजेशन का उसको यहाँ पर काउंटर करना, साथ ही रीजनल ग्रोथ को बढ़ाना, म्यूचुअल कोऑपरेशन को बढ़ाना और रीजनल रिसोर्सेज के साथ एक जोग्राफिकल एडवांटेज के लिए काम करना। ऐसे में ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फिशरीज की बात की जाए तो इन सारे सेक्टर्स में यहाँ पर बिम्स्टेक काम करता है और एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो इनके 14 प्रायोरिटी एरियाज होते हैं जिसमें क्लाइमेट चेंज को भी 14वां यहाँ पर पॉइंट की तरह ऐड किया गया है। अमंग दीज
प्रायोरिटीज एरिया मेंबर कंट्री चूज करती हैं विच ऑफ द 14 प्रायोरिटी एरियाज इज विलिंग टू टेक लीड। इंडिया ने लीड किया है कंट्री फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, टूरिज्म, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांजिशनल क्राइम्स के बारे में, राइट। सो इंपॉर्टेंट हो जाता है बिम्स्टेक्स। फोर्थ वर्ल्ड ट्रेडेड गुड्स अक्रॉस जो होते हैं वो बिम्स्टेक कंट्रीज के बीच में ही हमें देखने के लिए मिलते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बात करते हैं अब वेजिटेबल ट्यूरम्यूरेटिव इन्फ्लेशन एंड द टेक अवे। इन्फ्लेशन क्रिटिकल इंडिकेटर होता है हमारी इकोनॉमी के बारे में, हमारी हेल्थ के बारे में, और रिफ्लेक्ट करता है जो जनरल प्राइसेस में चेंज होते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग में जो चेंज होते हैं उन सभी के बारे में। ऐसे में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है कि मेजर किया जा सके प्राइस इन्फ्लेशन क्या है, जो कि लार्जली कहीं ना कहीं लेस्परेसी प्राइस इंडेक्स के आधार पर मापा जाता है और इकोनॉमी में बताता है कि हम कितनी चीज़ों को यहाँ पर गैदर कर सकते हैं। सो विद इन द वेजिटेबल, 3 वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें, टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो, जिन्हें हम टॉप के नाम से यहाँ पर कई बार जानते हैं, इनका वेटेज हमें 2.2% हमें ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि एवरेज हाउस होल्ड की अगर हम बात करें तो एवरी सिंगल पर्सन यूजेज दीज टॉप वेजिटेबल्स। टॉप गोज बियॉन्ड दिस न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट मीन्स ये जो तीनों कमोडिटीज़ हैं ये हिस्टोरिकली एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करती हैं जब भी आप फूड और बेवरेजेस सेक्शन की यहाँ पर बात करते हैं, राइट। तो ऐसे में प्राइस वॉलेटिलिटी हमें लगातार देखने के लिए मिल रहा है। लगातार अगर आप जो CPI बास्केट के 299 आइटम्स की अगर हम बात करें, विच वेजिटेबल अकाउंट्स फॉर वेट ऑफ 6.05% ऑफ दिस टोटल बास्केट, ऐसे में भी इस 6.04 में केवल 2.2% टॉप टमाटो, ऑनियन और पोटैटोस का आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो एक नोटेबल फैक्ट आपको देखना होगा कि टॉप का जो ग्रुप है ये लगभग 3.6% का टोटल कंजम्पशन बास्केट यहाँ पर क्रिएट करता है अर्बन एरिया में, while it constitute 5% of the total consumption basket in the rural India. For the bottom 5% of the consumption classes respectively as per the CPI classification. ऐसे में one of the striking feature is the top is its price volatility, जो कहीं ना कहीं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें देखने मिल रहा है, अलग अलग वेरिएशंस देखने के लिए मिल जाते हैं। एक सिग्निफिकेंटली हायर वोलेटिलिटी लेट हमें वेजिटेबल मार्केट में देखने मिलती है कंपैरेटिव टू दी अदर एरियाज। रीज़न है क्लाइमेट चेंजेस का, एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न आपको देखने मिलेगा, लगातार इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, अनप्रेसिडेंट सेक्शन आपको देखने मिल रहा है जिसकी वजह से प्राइजेस को डिटरमाइन करना काफ़ी मुश्किल होता है। चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो एज ऑलवेज हम यहाँ पर हर बार आपके डिस्कशन के लिए मैपिंग सेक्शन लेकर आते हैं, और इस बार फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात की जा रही है अफ्रीका का, जिसे 6 रीजन्स में हम डिवाइड करते हैं, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट सेंट्रल, साउथ एंड दी वेस्टर्न अफ्रीका, राइट। और इसी के आधार पर नॉर्दर्न अफ्रीका में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जगह देखने मिल जाएंगी, जिसमें कैनरी आइलैंड्स आपको देखने मिल जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट इसी तरीके से बाकी जगह का भी एक डिवीजन दिया है। फॉर दैट यू कैन डाउनलोड दिस डिस्कशन, यू कैन डाउनलोड द PDF where you can understand each and every point very clearly. चलिए बात करते हैं मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। सो क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फ्लेशन टारगेटिंग? हैज द adoption of an inflation targeting regime served the interest of the Indian economy well? Critically examine. What all you have to do, just write the answer, click the photograph and upload it on the given link below. अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि यहाँ पर 10वीं 12वीं के बाद आप क्या करें, कैसे तैयारी करें। सिविल सर्विसेज के बारे में तैयारी करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के साथ ये तैयारी कैसे की जा सकती है, क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी, इसके लिए राउज एकेडमी लेकर आ रहा है 1 महीने का फ्री करियर काउंसलिंग बैच, जिसकी स्टार्टिंग हो रही है 10 जून से। कंप्लीटली फ्री है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस आपसे यहाँ नहीं ली जाएगी, कोई लिमिटेशन नहीं है। 1 महीने का पूरा फ्री करियर काउंसलिंग बैच है। देयर यू कैन अंडरस्टैंड एंड सी कि क्या आप तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपको किस तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, क्या हमारा स्ट्रैटेजी होगा, एंड व्हाई द preparation after 12th is important. So for that you can register on the given number below. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.